हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। उम्मीद करते हैं कि जितना पीछे का हम लोग पढ़ चुके हैं वो समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे अगले अध्याय पर, सजीव और उनका परिवेश। इसके बारे में, सजीव और उनका परिवेश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं इसमें। आज का टॉपिक का नाम है आवास एवं अनुकूलन। आवास एवं अनुकूलन क्या है? देखिए बच्चे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये मैं अपने समझ से ये छोटे में अच्छे से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आता भी होगा, क्योंकि मैं इतना नहीं देखती हूँ कि हर जगह इतना विधिवत छोटे में शॉर्टकट में मतलब बढ़िया से समझाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं आवास एवं अनुकूलन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या है कि समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं, यानी लवण युक्त खारे पानी में रहते हैं। कौन? जंतु और पौधे लवणीय जल खारे पानी में, यानी जो लवण युक्त जल होता है उस खारे पानी में कुछ जंतु और पौधे भी रहते हैं। और श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। अधिकतर हम लोग यदि भ्रमण करते हैं या मरुस्थल में रहने वाले लोगों को पता होगा कि अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र में जो रहते हैं वो वहाँ का जो होता है दिन का तापमान होता है जो बहुत गर्म होता है और रात में ठंडा होता है। अब देखेंगे कि मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतु, यानी मरुस्थल तथा समुद्र में कौन कौन से जंतु रहते हैं। इसमें दो जंतुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मरुस्थल जो रहने वाला है वो जंतु का नाम है ऊंट। आइए ऊंट के बारे में देखते हैं। ऊंट क्या है? ऊंट कैसा जानवर है? ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। किसमें? ऊंट में। ऊंट के पैर लंबे इसलिए होते हैं कि उसका पैर लंबा रहेगा तो उसके शरीर में जो है गर्मी कम लगेगी। यानी धरती जो होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। वहाँ का रेत जो होता है गर्म होता है। गर्म से बचने के लिए उसका जो है लंबा पैर होता है। और उनमें मूत्रोत्सर्जन, मूत्र का उत्सर्जन जो होता है कम होता है तथा मल शुष्क होता है। उसे पसीना भी नहीं आता। किसको? ऊंट को। ऊंट में क्या होता है तो उसका मल जो होता है वो शुष्क होता है और उसको पसीना भी नहीं आता है। अधिकतर मानव हो या पशु हो, अधिकतर देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में उसे पसीना भी आता है, लेकिन ऊंट को पसीना नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। जब पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा? जल का नुकसान भी नहीं होगा, यानी जल का ह्रास भी नहीं होता है। इसलिए वे जल के बिना भी कई दिनों तक रह सकते हैं। कौन?
ऊंट जो होता है बिना पानी पिए कई दिनों तक वो रह सकता है। अब अगला देखेंगे मछली, समुद्र में रहने वाली। हम मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के बारे में पढ़ चुके, अब पढ़ते हैं अब समुद्र में रहने वाली मछली के बारे में। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। किसका शरीर? मछली का शरीर किससे? चिकने सल्क होते हैं, यानी एक आवरण होता है, उससे ढका रहता है। ये सल्के मछलियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो ऊपर की जो सल्क होती है वो मछलियों को सुरक्षा प्रदान करती है। मछलियों के पंख और पूंछ चपटी होती है। मछलियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? पंख और पूंछ चपटी होती है, जिससे क्या होता है? उनको तैरने में आसानी होती है। उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। यानी मछलियों का जो पंख और पूंछ जो होती है, चपटी होती है, उनसे क्या होता है कि जल के अंदर जो होता है दिशा परिवर्तन, दिशा को बदलने का काम और संतुलन को बनाए रखने में ये क्या मछलियों के पंख और पूंछ जो होते हैं सहायता करते हैं। मछली के गील जिसको क्लोम कहते हैं होते हैं, यानी मछली के गील भी होते हैं और उसे जल में श्वास लेने में सहायता करती है। जिस तरह से मनुष्य जो होता है, मनुष्य में फेफड़े होते हैं, उस तरह से मछली में जो होते हैं गील होते हैं और उसको जल में सांस लेने में कौन सहायता करता है? गील। मछली को सांस लेने में गील जो होता है सहायता करता है। अनुकूलन, अब देखेंगे कि अनुकूलन क्या है। जीवों में ऐसे खास लक्षण या आदतें उन्हें एक विशेष परिवेश या आवास में आसानी से जीवित रहने में मदद करती है। अनुकूलन कहलाता है। जीवों में ऐसे खास लक्षण होते हैं या आदतें होती हैं जिनको क्या विशेष परिवेश या आवास में, जैसे हमने पढ़ा कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं, तो आखिर क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का जो तापमान है, वहाँ की रेत जो थी वो क्या थी? गर्म थी। तो जब गर्म वहाँ का होगा तो उसको तापमान से बचने के लिए उसका पैर लंबा था, ऊंट का पैर। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि यानी कोई भी जीव होता है उसमें ऐसे लक्षण व आदतें होती हैं जो उस परिवेश या आवास में आसानी से जीवित रहने में मदद करती है। यही अनुकूलन कहलाता है। यही जो होता है अनुकूलन कहलाता है। जैसे मरुस्थल में ऊंट के पैर गद्देदार होना, मरुस्थल में ऊंट के पैर गद्देदार होना और पानी की कमी से निपटना, यानी मरुस्थल में पानी की कमी भी होती है। फिर और उसके पैर गद्देदार भी होते हैं। अब देखेंगे कि आवास क्या होता है। आवास जो है वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं, आवास कहलाता है। क्या? वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं, वह आवास कहलाता है। आवास जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास क्या होता है? जमीन पर पाए जाने वाले आवास जो होते हैं स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले आवास स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मरुस्थल, घास के मैदान,
पर्वत और वन। मरुस्थल घास के मैदान, पर्वत और वन स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे हम इसमें दूसरा जलीय आवास। जलीय आवास क्या होता है? जल से ही परिचित हैं कि यानी जलीय आवास यानी जल में आवास यानी रहने लायक, उसमें जल में जो रहते हैं आवास बना लेते हैं। पानी में पाए जाने वाले आवास यानी जल में पाए जाने वाले आवास जलीय आवास होते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ और झीलें आदि। महासागर, नदियाँ और झीलें आदि। अब देखेंगे घटक क्या हैं। अब घटक कौन से होते हैं? किसी आवास के दो मुख्य घटक होते हैं। आवास के कितने घटक होते हैं? दो मुख्य घटक होते हैं। एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। तो जैविक घटक में क्या आता है? पौधे और जंतु सभी सजीव जैविक घटक होते हैं। पौधे और जंतु जो होते हैं सभी सजीव जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में, जैविक घटक में हम जानते हैं कि मतलब सजीव जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पौधे और जंतु सजीव, जितने सजीव होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक में जैसे चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल और सूर्य का प्रकाश जैसे निर्जीव तत्व जो होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक और अजैविक समझ में आ गया होगा। जैविक का मतलब होता है सजीव, सजीव जो होते हैं, और अजैविक का मतलब होता है निर्जीव। तो घटक में, अजैविक में हम लोग देखें कि चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल और सूर्य का प्रकाश सब क्या आते हैं? निर्जीव तत्व के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ों की जड़ें भूमि के अंदर तक जाती हैं। क्यों जाती हैं? हम ऐसा अधिकतर देखते हैं कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसमें जो पेड़ों की जड़ें जो होती है वो अधिकतर अंदर तक जाती हैं, नीचे धरती में जाती है। क्यों जाती है? वे पानी की खोज में अंदर तक जाते हैं, यानी पानी की तलाश में, पानी को पाने के लिए वो अंदर गहराई तक जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, तेज हवा चलती है और हिमपात भी होता है। यहाँ के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ठंडी होती है, जहाँ ठंडी पड़ती है और तेज हवा चलती है और हिमपात भी होता है, यानी बर्फ भी पड़ता है, तो वहाँ के जो वृक्ष होते हैं शंक्वाकार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनकी ऐसी बनावट होती है जो वहाँ पर उसके अनुकूल हो, उसके अनुकूल हो। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। किनकी शाखाएं? यहाँ के वृक्षों की। कहाँ की? पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों की शाखाएं जो होती है वो तिरछी होती है और वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। जो वृक्ष की पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं। अगला अब हम देखेंगे घास स्थल। घास स्थल में कौन से जीव पाए जाते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे। घास स्थल में जैसे शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपाकर रखता है। शेर के अगले पैर जो होते हैं इसके नखर जो होते हैं लंबे होते हैं जिन्हें पदांगुलियों के अंदर खींचकर, यानी अपनी अंगुलियों के अंदर खींच करके छुपाकर रखता है। अगला आता है हिरण। हिरण जो होता है
घास में रहने वाला दूसरा जंतु हिरण है। घास में रहने वाला दूसरा जंतु हिरण है। पहला जंतु कौन था? शेर था। और दूसरा जंतु हिरण। कठोर तनों को चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं। हिरण में जो होता है कठोर तना जो होता है, पौधों के जो कठोर तने होते हैं उनको चबाने के लिए उनमें मजबूत दांत होते हैं। हिरण के लंबे कान होते हैं। उसके लंबे कान होते हैं। सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती है। यानी सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित, यानी सिर के जो पार्श्व में जो होता है यानी दोनों ओर जो होता है स्थित, यानी आंखें स्थित होती है। और प्रत्येक दिशा में वो जब वो देखती हैं तो खतरा का महसूस उनको हो जाता है कि किस दिशा में खतरा है, किस दिशा में सुरक्षा है। तो जब खतरा का जब उनको महसूस हो जाता है, उनकी आंखें बताती हैं और शिकारी से वो दूर भागने में सहायता करती हैं। आंखें जब देख लेती हैं तो शिकारी को से वो दूर भागने में सहायता करती है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि समुद्र। हमने देखा घास स्थल, कि घास स्थल में क्या है, यानी शेर और हिरण जो हैं इनका निवास स्थल था। अब देखेंगे समुद्र। समुद्र में डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गील नहीं होते हैं। हमने पिछले अध्याय में यानी ऊपर पढ़ा है कि मछलियों में गील होते हैं और गील की सहायता से क्या करती हैं, वो श्वसन क्रिया करती हैं, सांस लेती हैं। लेकिन जो समुद्र में रहने वाली जो डॉल्फिन और व्हेल, ये ऐसे जंतु हैं जिनमें गील नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेती हैं। इनके सिर पर नसा द्वार होता है और वात छिद्र होते हैं जिससे ये सांस लेती हैं और जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए ये रह सकते हैं। ये डॉल्फिन और व्हेल जंतु जो होते हैं, डॉल्फिन और व्हेल जैसे जंतु जो होते हैं, ये लंबे समय तक वो बिना सांस लिए जल में रह सकते हैं। और ये किससे सांस लेते हैं? नसा द्वार से सांस लेते हैं। इनमें गील नहीं होते हैं। किसमें? डॉल्फिन और व्हेल में। अब तालाब और झील के बारे में पढ़ेंगे कि तालाब और झील में क्या है। स्थलीय पौधे में जड़, मिट्टी से जल तथा खनिज पोषक के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो स्थलीय पौधे में जड़, मिट्टी, जल और खनिज पोषक के अवशोषण का कार्य करती है। जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। जो जल में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इनका मुख्य कार्य किसका? पौधों का मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। तालाब और झील में जो होते हैं पौधे की तलहटी में जमाए रखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कैसे पौधे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कुछ पौधों में पत्तियां कांटों, सूल का रूप ले लेती हैं। किसका रूप लेती हैं? कांटों और सूल का रूप ले लेती हैं। इसमें पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल का ह्रास में कमी आ जाती है। हमने
आगे पढ़ा था, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या वाष्पोत्सर्जन के बारे में कि पत्तियों से क्या होता है, ये भोजन बनाती हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि पत्तियों से होने वाला जो होता है वाष्पोत्सर्जन, वो जल में यानी नागफनी जैसे पौधे जो होते हैं उनमें जल की कमी होती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को हम देखते हैं वो तना है, यानी नागफनी को हम पत्ती के रूप में जो देखते हैं, बाहर से जो दिखाई देता है वो पत्ती नहीं बल्कि क्या है, वो तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, यानी जो पौधों में, इन पौधों में यानी नागफनी जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है सामान्य रूप से तने में होता है, और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। किसमें? नागफनी में। अब देखेंगे जलीय पौधे। जल में पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जल में जो पौधे पाए जाते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं, यानी हाइड्रोफाइट वाले जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी व पतले रिबन की तरह होती हैं। मेढक के पिछले पैर जाल युक्त संरचना में होते हैं और उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। अब इसमें पौधों के बारे में हम देखें कि इसमें कि किसमें की जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या संकरी होती हैं, यानी सकरी पतली रिबन की तरह होती हैं। अब कुछ हम देखते हैं विशेष में कि विशेष में क्या है। इसके अलावा जो समुद्र हम पढ़े, तालाब एवं झीलों के जीवन के बारे में पढ़े, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़े, यहाँ पर पौधे और जीव कैसे होते हैं, जलीय पौधे के बारे में पढ़े। अब थोड़ा हम लोग कुछ विशेष में देखते हैं। मेढक के पिछले पैर कैसे होते हैं? जाल युक्त संरचना जैसे होते हैं और उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। कौन? जाल युक्त संरचना वाले जो पैर होते हैं उनको तैरने में सहायता करते हैं। किसको? मेढक को। आगे देखेंगे केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। शायद हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी, जैसे अब पहले हम लोग देखे थे कि मछलियां जो हैं गिल के द्वारा श्वसन करती हैं और डॉल्फिन और व्हेल जैसे जो जंतु होते हैं नसाद्वार के द्वारा श्वसन करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केचुआ जो होता है त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। यहाँ पर है भी कि मछलियां गिल के द्वारा श्वसन करती हैं, मनुष्य फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा होता है, यानी पौधों की श्वसन क्रिया जो होती है वो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को लेती है। क्या करती है? वायु को लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु को कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वायु को कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यानी भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य ग्रहण करते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं। कब बनाते हैं?
पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती है। श्वसन की क्रिया जो होती है दिन और रात दोनों में चलती है, और पौधे जो हैं केवल दिन में ही भोजन बनाते हैं। उद्दीपन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति जो अनुक्रिया होती है और वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। सजीवों में उत्सर्जन विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के प्रक्रम को, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इनको बाहर निकालने का जो क्रिया चलती है उनको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। सजीव क्या करते हैं जरा देखा जाए। सजीव श्वसन करते हैं, सजीव में उद्दीपन होता है, सजीव जो होती है उनको मृत्यु भी होती है, सजीवों में प्रजनन होता है, सजीवों में गति होती है, सजीव जो होते हैं क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, और सजीव जो होते हैं उत्सर्जन का भी काम करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा शेयर एवं लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू।